नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम जागो नागरिक जागो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में हमारे साथ है हमारी खास मेहमान जानी-मानी अधिवक्ता आकांक्षा सिंह मैम। मैम आपका बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया मैम। तो हमने कई मुद्दों पर लगातार चर्चा की है और लोगों को कैसे कानूनी तौर पर सहायता पहुँचाई जा सके, उसके मुद्दे पर भी हमने बातचीत की है और समय-समय पर लोगों को हम जागरूक करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन देश में एक मुद्दा जो है वो लगातार चर्चा में रहता है और ये कहा जा सकता है कि वो कई लोगों के लिए ज़रूरत है, कई लोगों के लिए शौकिया है, कई लोगों के लिए समाज सेवा है, वो है गोद लेना। यानी कि आप किसी बच्चे को गोद लेते हैं, लेकिन देखा जाता है कि एक इंसान, एक व्यक्ति ये सोच तो सकता है कि हम किसी को गोद ले सकते हैं, लेकिन क्या गोद लेना वाक़ई इतना आसान है? क्या भारत में गोद लेने की कोई कानूनी प्रक्रिया है? और अगर है, तो वो क्या है? पहला सवाल यही है मैम। तो ये आपने बहुत इसको इंटरेस्टिंगली तरीके से कहा बिकॉज़ ये काफ़ी पर्टिनेंट चीज़ है। गोद लेना हुँ, हमारे समाज में इसके कानून है, पर जिस तरीके से कानून आया है, वो अगर आप इसका हिस्ट्री ट्रेस करोगे, तो वो इफेक्टिवली हमारी जो सोसाइटी का सिविलाइज़ेशन बढ़ी है, जैसे हम लोग इवॉल्व किया है, वैसे करके हुँ, इस बारे में गोद लेने को लेके, अडॉप्शन को लेके लॉज़ बनती आई हैं। अब आजकल जैसे जब से मेन आज हमारे पास 2 कानून हैं अडॉप्शन से गोद लेने को डील करने के लिए। एक है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हुँ, और एक है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। तो आजकल आप मानो मेन जो कानून है जिसके अंदर आप किसी को गोद दे सकते हो, वो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट और जिसको अभी जिसका 2015 का इटरेशन है जो कि आजकल चल रहा है। तो आप सोचोगे हमें जब से आज़ादी मिली है और तब से जाके एक फॉर्मलाइज़्ड तरीका जिससे सब बच्चों को जो भी चाहे किसी विदाउट एनी बार ऑन रिलिजन विदाउट तुम्हें अपने हुँ। धर्म को देखे बिना अगर तुम्हें किसी बच्चे को अडॉप्ट करना हो तो वो चीज़ अब जाके पॉसिबल हुई है। तो अगर आप इसको हिस्टोरिकली देखोगे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कि कैसे गोद लेने का कल्चर बढ़ा है। पर आज के दिन में हुँ, अगर कोई बच्चा अबैंडन्ड हो या फिर सरेंडर्ड हो या फिर ऑर्फन्ड हो, तो ये 3 अलग-अलग क्राइटेरिया होते हैं और ये काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं। अगर उसको बच्चा उसमें फ़ॉल करता है और अगर कोई पेरेंट है यानी कि सिंगल है या शादीशुदा है और वो चाहते हैं बच्चे को अडॉप्ट करना एंड वो उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो अंडर द हुँ, जेजे एक्ट आज के दिन में तुम्हें एक सेंट्रलाइज्ड एक सेंट्रल अडॉप्शन रिसर्च रिसोर्सेज एजेंसी है सारा एंड देन उसके साथ स्टेट एफिलिएटेड एजेंसीज हैं जो कि आपको इस बारे में इसमें मदद करते हैं। आप एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आपकी होम विजिट होगी, अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पर आज के दिन में ये पॉसिबल है कि अगर इंडिया में कोई आदमी या कोई औरत या फिर कोई शादीशुदा जोड़ा बच्चा गोद लेना चाहे तो उसके लिए प्रोविजंस हैं। अच्छा, आपने बता दिया कि प्रोविज़न्स तो हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या होना चाहिए? मतलब आप कोई भी व्यक्ति गोद ले सकता है या कुछ खास आप पॉइंट्स हैं जिसको आप अगर फ़िल करते हैं तभी आप गोद लेने लायक हो सकते हैं? तो इसके लिए मैं थोड़ा-सा हिस्टोरिकली इसमें जाना चाहूँगी हुँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। तो आज के दिन में तो रिक्वायरमेंट है कि आप शादीशुदा हो, ना हो, डिवोर्स हो या फिर आप एलजीबीटीक्यू को बिलॉन्ग करते हो, अगर आपकी फाइनेंशियल और आपकी हुँ, मेंटल और आपकी इमोशनल कैपेबिलिटी है, अगर आपका घर का होम विजिट में आपका अप्रूवल आता है और इवेंचुअली आपको एक ऐसा बच्चा मिल जाता है जिसको आप फॉस्टर करके आपका वो फॉस्टर पीरियड भी सक्सेसफुली क्लियर होता है, तब एक डीएम आजकल तो डीएम या फिर कोर्ट वो ऑर्डर पास करके आपको बच्चा मिल सकता है। उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट अगर एक इंडिविजुअल आदमी हो, तो आप हुँ। एज़ अ मेल आप सिर्फ़ एक बेटी को आप बेटी को अडॉप्ट नहीं कर सकते, आप सिर्फ़ एक बेटे को अडॉप्ट कर सकते हो एज़ इंडिविजुअल। एज़ अ इंडिविजुअल लेडी आप किसी भी सेक्स के बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो, बट दोनों सिचुएशन में कम से कम बच्चे और पेरेंट जो अडॉप्टिव पेरेंट है, उसके बीच का जो गैप है वो कम से कम 25 साल होना चाहिए। सिमिलरली अगर और फिर अगर एक जोड़ा अडॉप्ट कर रहा है तो उनकी भी एज लिमिट मैक्सिमम दोनों का क्यूमुलेटिवली ना मैक्सिमम सिनेरियो 110 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए यानी कि हुँ, 55-55 या फिर 60 और 50 उसके हिसाब से पर जैसे क्योंकि गोद लेना एक कॉन्सेप्ट होता है जो अगर आप उसको देखें क्योंकि गोद लेना अडॉप्शन का मतलब कि एक
बच्चा जो कि आपका कोई उससे रिलेशन नहीं है, या फिर हो सकता है रिलेशन भी हो, कि इसमें रिलेटिव के बच्चे को, स्टेप चाइल्ड को भी अडॉप्ट कर सकते हो, वो आपके बायोलॉजिकल बच्चे के प्लेस पे आके उसके सारे राइट्स एंड प्रिविलेजेस उसको मिलेंगे। तो अब लीगली देखा जाए, ये सोसाइटी चीज होता है, हम जब लीगल तरीके से देखते हैं कि एक पेरेंट और एक बच्चे के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, हुँ, वो लीगल तरीके से होता है इनहेरिटेंस और मेंटेनेंस का। यानी कि जो पेरेंट की प्रॉपर्टी है वो बच्चे को जाएगी, और जब तक कि बच्चा एक एज नहीं पहुंच जाता, पेरेंट्स को उनको मेंटेन करना होता है। और हिंदू लॉ के अंदर बच्चे को भी पेरेंट्स को मेंटेन करना पड़ता है, जबकि वो अब जब पेरेंट्स एजेड हो जाए, तो ये रिलेशनशिप काफी, उसको हम लीगली तरीके से रिसोर्स की तरह पे देख सकते हैं कि वो एसेट्स वाला हो जाता है। तो लीगली बच्चा आपका इनहेरिट, आपका बायोलॉजिकल बच्चे की तरह बन सकता है। तो अगर जो हिंदू अडॉप्शन एक्ट है, जो पहले हमारा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट हुँ, था, ये आया था 1950s में। बाकी कई सारे हिंदू एक्ट्स उस टाइम पे, हमने पहले भी कई बार में चर्चा की है कि इंडिया एक कंट्री है जहाँ पे हमारा सिविल लॉज मोस्टली कोडिफाइड हैं, बट जो हमारी पर्सनल लॉज हैं, यानी कि हमारी फैमिली से, हुँ, हमारे शादी से, इनहेरिटेंस से रिलेटेड चीजें पर्सनल लॉ पे बेसिस चलती हैं। तो हुँ, अडॉप्शन, गोद लेना, एक कॉन्सेप्ट सिर्फ हिंदू लॉ के अंदर मानते थे, और उसको 1950s में जब ये बाकी मैरिज एक्ट और आपका सक्सेशन एक्ट है, तब ये हुँ, गोद लेने का कॉन्सेप्ट भी आया। शुरू शुरू में आप सिर्फ एक आदमी, एक पेरेंट सिर्फ एक लड़के को गोद ले सकता था, क्योंकि उनके पास अगर कोई उनका इनहेरिटेंस लाइन अगर नहीं है, क्या आपके कोई चाहिए, आपका युवराज जैसे बनेगा आपका महाराज के बाद, तो कोई अगर आपका बेटा नहीं है जिसको प्रॉपर्टी नहीं जाएगी, तो आपको बेटे को एक गोद देने का ऑप्शन था कि आप उसको, और हुँ, उसके लिए कोर्ट वोट जाने की जरूरत नहीं होती, एक वो दत्ता कोम करके एक यज्ञ होता था। अब उसको आप डिक्लेरेशन पे भी कर सकते हो, उसमें डीड ऑफ अडॉप्शन भी हो सकती है। तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सॉरी, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर आज के डेट में एक हिंदू आदमी, हिंदू औरत एक हिंदू बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग होता है जेजे एक्ट से। उसमें हुँ, आपका मैक्सिमम एज डिफरेंस भी अलग होता है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक हिंदू बेटा है, तो आप हुँ, एक और हिंदू बच्चे को, लड़के को अडॉप्ट नहीं कर सकते, आप लड़की को कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपके पास लड़की है, तो आप लड़के को अडॉप्ट कर सकते हो, लड़की को नहीं। हुँ, जेजे एक्ट के अंदर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट 3 अगर आपके पास बच्चे ऑलरेडी हैं, तो आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हो, अनलेस जो आप बच्चा अडॉप्ट करना चाह रहे हो उसमें या तो वो आपके रिलेटिव का बेटा है, या बेटी है, तो क्या आपको हुँ, प्रेफरेंस मिल रहा है, या फिर वो आपका स्टेप चाइल्ड है, या फिर वो बच्चे में कुछ ऐसी स्पेशल नीड्स हैं कि उसको प्लेसमेंट मिलना मुश्किल है, तो उस सिचुएशंस में ये अडॉप्शन अलाउड होता है। ठीक है मैम। क्योंकि आज से 10 साल या 15 साल पहले हम देखें, तो गाँव में या छोटे शहरों में अगर किसी की संतान नहीं होती थी, तो वो अपने रिलेटिव के ही किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेते थे। उसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया उस तरीके से नहीं होती थी, आपसी बातचीत से और सहमति से ये सब चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन ब्रॉड वे में देखा जाए राष्ट्रीय स्तर पर तो एक चीज़ की, क्योंकि हम लोग छोटे से थोड़ा बॉलीवुड और इन सब, तो सुष्मिता सेन का नाम आता था, रवीना टंडन का नाम आता था, जो अनमैरिड होके भी इन्होंने चाइल्ड अडॉप्ट किया था। तो अपने आप अभी बात किया जेजे एक्ट के बारे में जो 2015 में आई थी, तो इसमें क्या ख़ास है जो पहले के एक्ट में नहीं था? तो पहले के एक्ट में तो आप देखिए कि पहले का एक्ट सिर्फ हिंदुओं पे एप्लीकेबल था, कि जो हुँ, आप, ओके, इसमें एक और बात है कि एक और एक्ट है, गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट, उसकी भी हम बात हुँ। करेंगे। तो वो इफेक्टिवली हाँ, नॉन इसके हिंदूज बाद को हम भी उसी ऐसा, पे आएँगे। हाँ, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो उसको असाइड, बट उसमें भी अडॉप्शन का हुँ, प्रोसेस नहीं होता है। तो जब तक कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एक्ट नहीं आया, सिर्फ हिंदू लोग हिंदू बच्चे को अडॉप्ट कर सकते थे, सिर्फ अपने आपके बायोलॉजिकल बच्चे के सिचुएशन में आने के लिए। तो उसका पॉइंट ये बहुत ही लिमिटेड हो जाता था कि आपको इनहेरिटेंस के लिए आपको अपना कोई जिसमें आपको सारी प्रॉपर्टी जाएगी आगे, वो एक आदमी इंसान होना चाहिए। तो उसके लिए वो काफी लिमिटेड परव्यू में था, और उसके अंदर फिर से आपको रिक्वायरमेंट्स थी कि आपका हिंदू बेटा नहीं हो सकता ऑलरेडी, तो उसमें कई बार के गार्जियंस हैं, वार्डशिप, तो उसमें कंफ्यूजन होता था। बट ये, हालांकि हिंदू इंडिया में मेजोरिटी है, जब हम हिंदू कहते हैं तो लीगली उसमें सिख, जैन और बुद्धिस्ट और कुछ शेड्यूल कास्ट, कुछ शेड्यूल ट्राइब्स को छोड़ के, और ऑब्वियसली मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड यहूदियों को छोड़ के सभी हिंदू लॉ के वहाँ भी हम अंदर पहुँचेंगे परमिट मैम। है।
बिल्कुल, तो उसमें भी तो इफेक्टिवली पहला वाला लॉ काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड था। वो सिर्फ़ एक आपके पर्सनल लॉ से टाइड डाउन था, वो एक रिलिजन हुँ, बेस्ड थीम थी कि वो आपकी इनहेरिटेंस की ही बात हो रही थी कि अगर आपका फैमिली स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। आज का अगर जो जेजे एक्ट आया है, उसके अंदर रिलिजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एंड उसमें स्टेट का काफ़ी रोल बढ़ गया है। क्योंकि पहले अगर आप चाहें तो एक आदमी अगर अपना बेटे को गिव अप करना चाहे, जैसे आपने कहा कि गाँव हुँ, में क्या कई बार हुआ करता था, तो वो हिंदू लॉ के अंदर बिल्कुल परमिसिबल है। तो कि स्टेट को पता भी नहीं चलेगा कि आपने एक बच्चे की अडॉप्शन हो गया है या फिर उसका हुँ, सिचुएशन आगे होगी तो उसमें फॉलो अप्स करना या फिर उसको के बच्चे की क्या सिचुएशन है, उसको कैसे रखा जा रहा है, वो सब नहीं था पॉसिबल। कोर्ट में जाने की तभी ज़रूरत पड़ती थी कि अगर आपका बच्चा जो अडॉप्ट किया जा रहा है, जो गोद लिया जा रहा है, उसके दोनों पेरेंट्स नहीं हैं, उसके दोनों पेरेंट्स दुनिया को वो क्या जंगल जा चुके हैं अपना वो उन्होंने सब कुछ मोह-माया छोड़ दिया है। या फिर उन्होंने वो किसी बोथ ऑफ देम हैव सम मेंटल लाइक इनडेफिशिएंसी वो कंसेंट नहीं कर सकते, तब आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत हुँ, होती थी। अगर एक पेरेंट अलाइव है और कैपेबल है और सेन है, तो उसमें ज़रूरत नहीं थी। अब बिकॉज़ ये प्रोसेस सारा स्टेट के अंदर आ गया है, अब आपके पास सारा है, अब आपके पास सारा है, ये चीज़ें ये एजेंसीज़ का एक तो ये वेटिंग करते हैं कि बच्चे एक्चुअली में अबैंडन्ड हैं, ऑर्फन्ड हैं, वो पेरेंट्स का प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स का प्रॉपर रिसर्च किया जाता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके पास कैपेबिलिटी है कि नहीं है। आप इमोशनल से लेके फाइनेंशियल सब देखते हैं कि आपके पास फिजिकल कैपेबिलिटी है, मेंटल कैपेबिलिटी है, इमोशनल आपका घर कैसा है, घर की एनवायरनमेंट कैसी है। अगर जो बच्चे आप अडॉप्ट कर रहे हो और आपके पास ऑलरेडी एक बच्चा है, तो उसकी कंसेंट भी चाहिए होती है। तो ये सब देखने के लिए अब स्टेट का टेक्निकली उसमें आप काफ़ी ध्यान दे सकते हो और 2 साल तक वो अडॉप्शन के बाद फ़ॉलो अप किया जाता है कि बच्चा प्लेसमेंट कैसा चल रहा है, सब ठीक है कि नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया हमारे लॉ में जो कि हुँ। बहुत ज़रूरत थी उसकी ऑफ कोर्स। ठीक है मैम। जो आपने गार्जियन एंड वार्ड एक्ट की बात की, उसके बारे में आप बता दीजिए प्लीज़? तो गार्जियन एंड वार्ड एक्ट आप देखेंगे ये पहली बार 1860 में इसको लगाया गया यानी कि हमारे इंडिपेंडेंस से पहले पहले। शुरू हुआ था तो इफेक्टिवली गार्जियन एंड वार्ड अगेन क्योंकि अडॉप्शन जो होता है गोद लेना यानी कि वो बच्चा अब आपके बायोलॉजिकल बच्चे के राइट्स एंड इंटरेस्ट उसके पास सारे आ गए हैं उसके पास सारी प्रिविलेजेस हैं जो कि एक बायोलॉजिकल बच्चे के पास होती हुँ, है बट गार्जियनशिप वार्ड एक्ट के अंदर आप बच्चे को अडॉप्ट नहीं करते हो आप उनके गार्जियन बनते हो और ये सिर्फ बच्चों के लिए एप्लीकेबल नहीं था ये बड़ों के लिए भी है कि सपोज किसी सिचुएशन में इफ अ पर्सन हैज अ suppose they हुँ, have some kind of an issue where they can't there's a mental deficiency where they're unable to consent जो हम legally कहते हैं कि आप you are unable to sign a contract तो यानी आप अपनी प्रॉपर्टी को डील नहीं कर सकते या फिर आप 18 साल से कम हो तो आप अपनी प्रॉपर्टी के साथ डील नहीं कर सकते उस टाइम पे एज ऑफ मेजोरिटी अलग हुआ करती थी 15-16 मानते थे तो उनको उन माइनर्स के पास अगर प्रॉपर्टी है या फिर आप माइनर्स का अपना क्योंकि 14 साल का बच्चा और उसके दोनों पेरेंट्स गुजर गए हैं या एक्चुअली उस टाइम पे सिर्फ फादर को ही माना जाता था मदर को बच्चा अगर फादर नहीं रहा तो उसको ऑर्फन माना जाता था तो अगर 14 साल का बच्चा और उसका फादर नहीं है तो फिर यूजुअली उनका अंकल या किसी रिलेटिव को पास में ये पार दी जाती थी कि इस बच्चे की एसेट्स उसकी प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए हुँ। आप उसको स्टेप इन जो करिए तो पुराने वो फ़िल्मों में दिखाया गार्जियनशिप जाता था। यस तो एग्जैक्टली तो वो ही गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट था कि तो हुँ, अब जब हमारी सोसाइटी आगे चली गई और हमारे पास हिंदू अडॉप्शन एक्ट आ गया 1950 में तभी भी गार्जियन एंड वार्ड एक्ट चलता आ रहा है बिकॉज इसमें एज साइड ये एक तो सब तरह के ये बच्चों के लिए नहीं है बड़ों के लिए भी होता है कई बार होता है कि हुँ, किसी को जैसे कोमा में चले गए हो आप तो आपके इन आपका डिसीजन देने हैं आपको मेडिकल वाला तो वो सब चीजें गार्जियन एंड वार्ड्स के आ जाते हैं बिकॉज आपके पास सब कोई आप डिसीजन नहीं ले सकते हो तो आपके लिए कोई और डिसीजन ले रहा है तो हुँ, ये डिफरेंस है गोद लेने से क्योंकि गोद लेने में आप उस बच्चे के पेरेंट बन रहे हो फिर वो सिर्फ डिसीजन लेने की बात नहीं है आपको उनका पूरा मेंटल हेल्थ आपका उनकी वेलबींग आपसे प्रायोरिटी होनी चाहिए तो गार्जियंस एंड तो जब एक 1950 से लेके आप 2015 तक सोचो अगर आप एक मुस्लिम हो या आप ईसाई हो या आप यहूदी हो और आपको बच्चे को अडॉप्ट करना है तो आपकी लॉ आपको परमिट नहीं करेगी तब वो लोग गार्जियंस एंड वार्डशिप के अंदर ऑर्डर्स लेके किसी बच्चे की गार्जियनशिप ले सकते थे यानी कि 18 साल तक अगर गार्जियनशिप में तो वो उसकी एज ऑफ मेजोरिटी 21 मानी जाती है तो उस जब तक कि वो बच्चा उस गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट के अंदर पर्व्यू में है आप तब तक उनके गार्डियन हो आप कभी उनके पेरेंट नहीं बनोगे अब आप जेजे एक्ट के अंदर चाहे तो बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हो रिगार्डलेस ऑफ योर बिल्कुल।
आपने जो ये गार्जियन एक्ट वाला बताया उससे मुझे ना दिलवाले जो पुरानी मूवी थी ना उसके मामा ठाकुर याद आ गए। ठीक जी, है। जी, जी, अब मैम बिल्कुल। एनआरआई के लिए जो भारत के नागरिक नहीं हैं मतलब विदेशी नागरिक हैं या फिर जो एनआरआई हैं उनके लिए भारत में क्या नियम है? तो एक हेग कन्वेंशन है जिसको इंडिया ने हुँ, 2003 में आई थिंक रैटिफाई किया था, जिसके हुँ, अंदर हुँ, इंटर कंट्री अडॉप्शंस पॉसिबल हैं। यानी कि अगर आप एक इंडियन बच्चे को अडॉप्ट करना चाहो और आप इंडियंस नहीं हो या फिर आप इंडिया में नहीं रहते हो हुँ, और बच्चे से आपको कोई रिलेशन नहीं बट आपको बस अडॉप्ट करना है और आप इंडिया से लेना चाहते हो बच्चा, तो आप अगेन जैसे वो कारा में आपको रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है, वही सिमिलर प्रोसेसेस ही चलती हैं। आपको अपना पूरा इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, इनकम डॉक्यूमेंट्स। आपको होम विजिट के लिए प्रोसेस थोड़ा अलग हो जाता है बट वो इफेक्टिवली प्रोसेस वही चलता है। प्रेफरेंस यूजुअली इंडियन पेरेंट्स को दी जाती है, कहा जाता है कि नहीं अभी वो सेम में ट्रीट करते हैं बट जो इंडियन सो बच्चों को बेसिकली देखा जाता है कि बच्चों का वेलफेयर हैज टू बी द पैरामाउंट कंसिडरेशन। यानी सबसे हुँ, फोरमोस्ट आप देखोगे अगर बच्चा कोई बहुत उसको लगता है कि इसको इस कंट्री से बाहर यहाँ जाके इसके लिए बेटर रहेगा तो वो उसको प्रेफर किया था। तो हाँ, इंडिया अगर आप एनआरआई हो या फिर आप इंडियन नहीं हो और आप अडॉप्ट करना चाहो तो वो पॉसिबल है, अगेन अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। अच्छा। लेकिन मैम जैसे आपने बताया कि 2 साल तक मॉनिटरिंग होती है, तो क्या जो एनआरआई हैं या विदेशी नागरिक हैं, वो भारत आकर बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो क्या वो अडॉप्ट करने के साथ ही बच्चे को अब्रॉड लेके जा सकते हैं या फिर उन्हें 2 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा? या फिर अब्रॉड ले जाने की इजाज़त नहीं होगी, आप सिर्फ़ उन्हें इंडिया में ही रख सकते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, आप उनको ले जा सकते हैं, उनको पर आपको 2 साल तक वही वहाँ से फ़ॉलो-अप करेंगे। तो आपके साथ अब आजकल तो वीडियो कॉल्स हो गया है, वरना पहले फ़ोन, फैक्सिमाइल एटसेट्रा। कभी-कभी हो सकता है वो मैंडेट करें कि आप आओ, अगर कोई उन्हें लग रहा है कि मतलब क्योंकि इसमें पावर्स काफ़ी वाइड हैं, तो अगर आप चाहें तो उनको समन कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है हुँ, कि हुँ। वो बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एम्बेसी से यूजुअली एम्बेसी से कोई भेजा जाएगा हुँ, वहाँ पे उससे डायरेक्टली करने को। इन इन वर्स्ट तो हिंदू मैरिज हिंदू अडॉप्शन एक्ट के अंदर जो ऑप्शन किया जाता है एक बार वैलिड होता है उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। बट जेजे एक्ट के अंदर देर आर प्रोविजंस कि अगर एक बार अडॉप्शन हुआ है तो उसको अगर लगता है कि ये प्रॉब्लम है बच्चे के साथ कुछ ऊपर नीचे हो रही है तो आप बच्चे को वापस ला सकते हो, तो वो प्रोसेस है। बट यूजुअली उनको भी बच्चा ले जाने की कोई उसमें इशू नहीं है, आपके साथ फॉलो अप होता रहेगा 2 साल तक, भले ही इंडिया में हो या बाहर हो, उससे कोई फर्क नहीं अच्छा। अच्छा मैम आपको एक स्टोरी याद होगी जो पाकिस्तान से गीता को लाया गया था मैम। पड़ता। हम्म। वो क्या इसी एडॉप्शन के तहत आया था या फिर उसके लिए कोई अलग प्रक्रिया थी? ये मेरे को इसका एग्जैक्ट लीगल तो अभी मैंने इसके लिए पढ़ा नहीं है बट हाँ हुँ, मेरे को जहाँ तक याद है उसका वो प्रक्रिया वाज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल उस बच्चे का, क्योंकि वो अडॉप्शन वैलिड नहीं था मेरे हिसाब से। आई थिंक उसमें थोड़ा काफी कॉन्टेक्स्ट है, तो इसको मेरे को बिल्कुल लीगली मेरे को इसमें याद ठीक नहीं है, है कि इसमें क्या हुआ ठीक था। है। मुझे आपने जैसा बट अब्रॉड वाला ज़िक्र हुआ ना उससे मुझे अचानक वो ध्यान वही में आ वही गया। आई नो इसका तो हुआ था बट इसमें आई थिंक इसमें बेसिकली देयर वाज अ लॉट ऑफ फ्रॉड कुछ हुआ था इसमें। देयर वाज हुँ, एन इशू विद दैट व्हिच आई एम नॉट श्योर इफ आई शुड से इट विदाउट चेकिंग माय फैक्ट्स। हुँ। लेकिन मैम अगर कोई बच्चे को वापस लिया जाता है, जैसे आपने बताया कि अगर बच्चे के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और लगता है कि उसे वापस लिया जाना चाहिए, तो उन बच्चों को कहाँ फिर क्या अलग-अलग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या वो किसके होते हैं जहाँ पे उन बच्चों को रखा जाता है? तो अभी एक्चुअली अगर आप देखेंगे थ्योरेटिकली तो हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है इस बारे में, उसमें हुँ, कोई पेपर पे बिल्कुल प्रॉपर है। बट रियलिटी अगर आप देखो जो प्रैक्टिकल तरह से चीजें हो रही हैं उसमें काफी इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप है। तो अगर आप अप एंड डाउन्स हैं उसमें बहुत। हाँ। तो बेसिकली अगर बच्चे को कहाँ है तो इंस्टीट्यूशंस होते हैं आपका, यू हैव हुँ, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस जो कि बने हुए हैं जो बच्चों को रखने के लिए। आपके पास वो सारा सारा के अलावा भी 2-3 और एंटिटीज हैं जो कि पेरेंट्स का लिएज करती हैं, जो कि बेसिकली स्टेट रन ऑर्फनेजेस टाइप कर देंगे जहाँ पे बच्चों को हुँ, रखा जाता है, या फिर आप बच्चे को फॉस्टर में भेज सकते हो, फॉस्टर केयर में डिपेंडिंग ऑन के उसका एक्चुअली में क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगेन पैरामाउंट होना चाहिए वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चे के लिए जो जरूरी है कि अगर बच्चे को वहां से लाके उसके साथ हुँ, मेंटली उसको कुछ टॉर्चर किया है तो उसको आप और बच्चों के साथ फेस करो। उसको अगर हेल्थ की जरूरत है तो उसको आप ऐसी जगह पे रखोगे जहाँ पे उसको मेडिकल सर्विसेज इजीली मिल जाए। बट आइडिया है कि पैरामाउंट
जो आपकी कंसिडरेशन है, सबसे टॉप पे कंसिडरेशन हो जाएगी बच्चे के लिए बेस्ट क्या है इस सिचुएशन, ना कि पेरेंट्स के लिए, ना कि स्टेट। ठीक है मैम। आपने लगातार इन सवालों का आपने जवाब दिया है, फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ कि मैम अगर कोई आसान शब्दों में ये समझना चाहे कि उसे किसी बच्चे को गोद लेना है, या वो कपल हैं या फिर वो सिंगल हैं या फिर डाइवोर्स्ड हैं, जो भी हैं, अगर उन्हें बच्चे को गोद लेना है, तो उनके लिए कागज़ात में क्या ज़रूरी है? उन्हें कानून के सामने क्या साबित करना होगा? साथ ही साथ इसके लिए प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? और तीसरी चीज़ कि अ, किन आधार पर उनको नहीं दिया जा सकता कि नहीं आप इस काबिल नहीं, आपको हम नहीं दे सकते हैं? ये डिसाइड कौन करता है? तो जेजे एक्ट के अंदर सबसे आई थिंक लास्ट से शुरू करते हैं, ये डिसाइड सरकार करेगी, हुँ, क्योंकि कुछ क्राइटेरिया लेट डाउन है, तो कि कौन अडॉप्ट गवर्नमेंट नहीं या कर सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? सेंट्रल, सो बिकॉज़ आपकी एक्ट के अंदर ऑलरेडी चीज़ें लेट डाउन है कि इसको कौन-कौन हुँ, नहीं कर सकता है। अगर उसके हुँ, ऊपर आप डिस्क्वालिफिकेशन है तो वो उसमें वो SARA, the Central Adoption Resource Agency is the one that हुँ, will हुँ, take a decision कि इसमें क्या अलाउड है। तो अगर आप 55 साल से ऊपर हो, तो आपको हुँ। बच्चा अडॉप्शन नहीं परमिटेड है। अगर आपकी क्यूमुलेटिव आप एक कपल हो और आपकी क्यूमुलेटिव एज 110 के ऊपर है, तो आप बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर यानी कि आप अगर खुद कोई कोई व्यक्ति 55 से ऊपर है, तो वो बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। नहीं कर सकते आप, अनलेस आपका वो बच्चा आपके रिलेटिव का बेटा है और आप उससे क्लोजेस्ट रिलेटिव हो, या फिर वो बच्चा आपका स्टेप चाइल्ड है। तो कई बार अगर आपने शादी की है हुँ, और उनका ऑलरेडी 13 साल का बच्चा है, तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो विदाउट एज। तो इन दोनों सिचुएशन में बिकॉज़ ये थोड़ा अलग माना जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली हुँ। रिलेटिव है और स्टेप चाइल्ड वाला, बट उसके अलावा तो वो तो आपस 2 की एक साल बात तक हो जाती है ना फिर। एग्ज़ैक्टली, तो वो अगेन पैरामाउंट है कि बच्चे के लिए हेल्प हुँ, क्या चाहिए। तो बच्चे के लिए अगर हुँ, स्टेप पेरेंट को बनाना इट बी बेटर। तो अगर आप पहले आप अपनी उम्र देखिए कि अगर आप उसमें फ़ॉल करते हो, आपके और बच्चे के बीच में कम से कम 25 साल का गैप होना चाहिए। अगर आप एक चाहे मेल हो 2 या साल से, फीमेल हो। भले ही मेल हो या फीमेल हो, आप अगर 2 साल से छोटे बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहे हो, तो एज़ अ कपल देन आपकी टोटल क्यूमुलेटिव इमेज 90 से ऊपर नहीं हो सकती है। 8 से 18 के साल में अगर आप बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो, तब आपकी क्युमुलेटिव एज 110 से ऊपर नहीं हो सकती। तो अगेन लॉ में बोला गया है कि अगर आप 2 साल से छोटा बच्चा ले रहे हो, तो अगर आप दोनों 45 के ऊपर हो, तो छोटे बच्चे के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। तो हुँ, 45 से आपको प्रेफ़रेंस यंग लोगों को दी जाएगी कि ये बच्चा अडॉप्ट करना उनको देना चाहिए जिनके पास फिज़िकली कैपेबिलिटी है बच्चे को हैंडल करने के लिए। तो मिनिमम क्या आप एज होनी पहले, चाहिए फिर? सॉरी? मिनिमम क्या एज होनी चाहिए? मिनिमम एज आई थिंक इसमें टेक्निकली 18 बोला जाता है, बट अगेन 25 का वो आ जाता है, क्योंकि अगर आपसे डिफरेंस कम से हुँ, कम 25 नहीं होना चाहिए, तो आप हुँ, 27 तो हो ही गए, मतलब 26-27 तो आपको मिनिमम होना ही पड़ेगा बच्चे का बिल्कुल। अडॉप्शन करवाने के लिए। तो टेक्निकली आप, क्योंकि इट इज सपोज टू बी कि आप मेजर हो, यानी आप खुद मेंटली साउंड हो, आप खुद एक हुँ, मेजॉरिटी रीच कर चुके हो। तो अगर आप शादीशुदा हो, शुरू करते हैं चलिए, अगर आप सिंगल आदमी हो, तो आप आपको अपना रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म, आपको कारा का ऑनलाइन पोर्टल है। आप हुँ, औरत हो या आदमी हो सिंगल, आपको जाके अपना डिटेल्स में आपको अपना आधार कार्ड, अपना इनकम टैक्स, अपना लास्ट ईयर का इनकम प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, हुँ, सारा डिटेल्स देना पड़ेगा। उसके बाद एक होम विजिट होता है कि वो वहाँ से आपके रजिस्ट्रेशन के बाद होम विजिट पे एक सोशल सिक्योरिटी, एक सोशल वर्कर आपके घर आएँगे, आपका पूरा घर का माहौल कैसा है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बच्चा है ऑलरेडी, तो हुँ, उससे बात, आपके घर वालों से बात, जो भी रहता है घर में, घर की सिचुएशन क्या है, और आपकी सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपकी मेंटल हेल्थ इन्फॉर्मेशन, आपकी इमोशनल वेलबीइंग इन्फॉर्मेशन, और आपका मोटिवेशन बच्चे को अडॉप्ट क्यों करना चाहते हो, ये सारी चीज़ों को लेके एक होम विजिट रिपोर्ट बनाई जाती है, जो कि 3 साल तक वैलिड है। और 3 साल तक जभी भी कोई बच्चा आपके, अगर आप बच्चे से मैच होने आते हो, तो इस रिपोर्ट को कंसिडर किया जाएगा कि आप सूटेबल हो इस बच्चे के लिए कि नहीं। अगर आप बिल्कुल। शादीशुदा हो, तो आपकी शादी को कम से कम 2 साल होने चाहिए। आप अगर 2 साल से पहले आप बच्चा अडॉप्ट कर रहे हो, तो वो उसी परमिटेड है, अगर कि वो आपका रिलेटिव का बच्चा है या फिर आपकी स्टेप चाइल्ड को आप अडॉप्ट करना हुँ, चाहते हो। नहीं तो शादी के लिए भी सरकार चाहती है कि कम से कम 2 साल दो, अगर तुम्हारी आपस में बन रही है, तब जाके तुम बच्चा अडॉप्ट कर सकते हो। फिर से वही एप्लीकेबिलिटी, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी।
होम विजिट होगी, रिपोर्ट बनेगी एंड सीनियरिटी बेसिस पे चलता है कि जिसने पहले अडॉप्शन की रिक्वेस्ट डाल रखी है उसको वो बच्चा पहले मिल लिया जाएगा। बट ऑल्सो इंटरेस्टिंगली अगर आपके पास ऑलरेडी, ऐसा मैंने पहले भी बताया कि अगर आपके पास ऑलरेडी आपके बच्चे हैं, 1 या 2, और आप तीसरा बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हो, तो आपको उन दोनों का बच्चों का भी कंसेंट अपलोड करना पड़ता है कि इनको एक और भाई-बहन से कोई परेशानी नहीं है। 3 से ज़्यादा लेकिन बच्चे हैं, लेकिन आपको ऑलरेडी। अगर बच्चे उस लायक नहीं है कि वो अपनी राय दे सके, इस स्थिति में क्या होता होगा? तो फिर मतलब वो उनकी काउंसलिंग का भी एक कॉन्सेप्ट होता है कारा में कि हुँ, एक जो ओल्डर चाइल्ड की काउंसलिंग है तो वो भी सेंट्रल अपनी अडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी को करना होता है, क्योंकि ये इसमें अगेन बच्चों को तो कंसेंट लीगली कहीं दे ही नहीं सकते, मतलब वो तो कहीं वैलिड ही नहीं होता है, तो इसीलिए हमारा वो पूरा गार्जियनशिप ऑन बोर्ड्स एक्ट आया हुँ, है कि जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है। बट ये एज अ प्रोसीजरल डॉक्यूमेंट के एज अ पार्ट ऑफ होम एनवायरनमेंट कि अगर आपका घर में बच्चों को नहीं चाहिए और सिबलिंग, उनको लगता है कि उन्हीं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और तो तीसरे को लाने का क्या मतलब है। हुँ। तो उस सिचुएशन में डील करने के लिए एक बच्चों का कंसेंट भी एक डॉक्यूमेंट है जो कि अपलोड करना पड़ता है आपको होम विजिट से पहले। अच्छा, अगर ये केस ठीक उल्टा हो जाए, जैसे कि ऑलरेडी हमने देखा है, वो जो हमने आपको पहले उदाहरण भी दिया कि जैसे रवीना टंडन है या सुष्मिता सेन है, हुँ। उन्होंने शादी से पहले ही इवन सुष्मिता की तो शादी भी नहीं हुई है। रवीना टंडन ने शादी से पहले ही बच्चे को अडॉप्ट कर रखा था। तो जब रवीना की शादी हुई होगी और रवीना के जब अपने बच्चे हुए होंगे, तो क्या जो उन्होंने अडॉप्ट कर रखा था, क्या उसकी भी एक राय ली गई होगी कुछ? नहीं, इस केस में नहीं, बिकॉज़ जब अडॉप्शन हो गया है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हुँ, अगर आपका पहले अडॉप्शन चला है तो वो बच्चा फिर आपका बायोलॉजिकल बच्चे के स्टेप पे आ गया है। हुँ। उसमें फिर आपका नेक्स्ट बच्चा बायोलॉजिकल है तो उसमें कोई लिमिट नहीं है उसमें आपको उसकी कोई आजकल भूमिका वो नहीं है ना? वो हम 2 हमारे तो वो इज़ वो प्रिंसिपल है, बट उसको लीगली उसको ऐसे नहीं करते। बट हुँ, हुँ, या तो ये आपने बड़ा एक अच्छा एग्जांपल दिया था, जैसे इन दिस केस जब रवीना टंडन की शादी हुई और उनके हुँ, हस्बैंड आए पिक्चर में, ऑलरेडी बच्चा है, तो उनको 2 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है उस बच्चे को अडॉप्ट, बिकॉज़ रवीना टंडन के हस्बैंड उस बच्चे के पेरेंट नहीं हैं। उस टाइम पे हुँ, सिर्फ रवीना टंडन उस बच्चे के पेरेंट हैं, वो इकलौते। तो अगर उस फादर को उस बच्चे का पेरेंट बनना है, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी उसे लिंक करनी है, आपको उसमें स्कूल में हुँ, अपना नाम, उसके डॉक्टर रिकॉर्ड्स में अपना नाम, ताकि आप जो पेरेंट होता है वो ऑटोमैटिक गार्डियन मानते हैं उसको। तो हुँ, नेचुरल गार्डियन ऑफ अ चाइल्ड इज़ अ पेरेंट, और जो अगर पेरेंट नहीं होते तब आप गार्डियन चलते हो। तो हुँ, इसके लिए बच्चे को पेरेंट्स या गार्डियन मैंडेटरी है लॉ के अंदर, क्योंकि बच्चे खुद कुछ नहीं कर सकते, उनको एक प्रोटेक्टेड क्लास है। तो अगर, और हमेशा 1 से 2 गार्जियन बेटर ही रहते हैं, तो इन दैट हुँ, केस वो ही कैन अप्लाई शादी के नेक्स्ट दिन कि मेरे को ये बच्चे को अडॉप्ट करना है, ये मेरा स्टेप चाइल्ड है, और वो परमिशन बिल्कुल, हो दी जाएगी। बिल्कुल। अब हम बढ़ते हैं एलजीबीटीक्यू। इनमें से कोई भी क्या बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है? बिल्कुल, इसमें तो अभी जो इंटरेस्टिंग चीज़, बिकॉज़ अभी हमने जब भी देखा है, हमने बोला है कि अगर आप सिंगल आदमी हो, सिंगल औरत हो, हुँ, या फिर अभी शादीशुदा कपल हो, तो वो 3 रिक्वायरमेंट्स, अगर आप सिंगल में हुँ, हम डिवोर्स, विडोड वो सब मानते हैं। और उसमें आपको अगर, हाँ सॉरी, वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, अगर आप शादीशुदा हो या डिवोर्स, तो आपको उसका भी डिक्लेरेशन देना पड़ता है, तो शादी का सर्टिफिकेट या अपनी डिवोर्स डिक्री या फिर डिक्लेरेशन कि आपकी शादी नहीं हुई है। हुँ, तो अब जो इंटरेस्टिंग केस चल रहा था, और ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, वन ऑफ द लॉयर्स, सम ऑफ द लॉयर्स हु वर प्रेजेंट देयर, हु आर बिलॉन्गिंग टू द एलजीबीटीक्यू, उनके बच्चे हैं। उन्होंने या तो कुछ बायोलॉजिकल बच्चा है या फिर उन्होंने अडॉप्ट कर रखे हैं। तो वो हुँ, अडॉप्शन फिर से उनका जेजे एक्ट में एज इंडिविजुअल सिंगल लेडीज या फिर सिंगल मेन करके वो अडॉप्शन किया जाता है। तो उसमें अब जेजे एक्ट के अंदर ये दे रखा है कि एक बच्चे को मल्टीपल लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते, या तो आप सिंगल पेरेंट हो या फिर आप हुँ, जोड़ा हो। तो जब एलजीबीटीक्यू आदमी एक कपल है और वो लीगली उनकी शादी रिकॉग्नाइज नहीं की गई है, तो टेक्निकली वो इन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उनमें से आपको एक को उसका पेरेंट बनना पड़ेगा, एक गार्जियन बन सकता है, या फिर एक एक पेरेंट है, दूसरा उसको पेरेंट ने अथॉरिटी दे रखी है। तो ये सिचुएशन वाज़ वन ऑफ द रीज़न्स के एलजीबीटीक्यू शादियों को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, उसके सिविल यूनियन को रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, ताकि आपका ये जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, हुँ, जैसे अडॉप्शन, जैसे इनहेरिटेंस, जैसे कि बैंक अकाउंट में आपका नॉमिनी या फिर हुँ, प्रॉपर्टी में नॉमिनी, तो दिस वाज़ वन ऑफ द केसेस इन बेसिन, बिकॉज़ ये है एक थोड़ा भी लैक्यूना कि आप
एज अ यू कैन लिव विद अ पेरेंट, यू कैन विद अ पार्टनर, एंड आप एक बच्चा ला सकते हो, बट उन आप में से लीगली एक ही पेरेंट बन सकता है टेक्निकली। वो कौन बनेगा, वो ऑब्वियसली बिग प्रॉब्लम। और थर्ड जनरेशन के लिए? सॉरी। थर्ड जेंडर के लिए, सॉरी, थर्ड थर्ड जेंडर जेंडर के के लिए? लिए भी, तो थर्ड जेंडर इज द अगेन, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है टेक्निकली। तो आप लीगली, बिकॉज अभी वो प्रोविजन दिया जाता है, तो उसको या तो कभी कभी इन सिचुएशन उसको आप मेल प्रेजेंटिंग फीमेल प्रेजेंटिंग करके उसमें, आई नो ऑफ अ केस जहाँ पे ये चल रहा है, where someone, because they legally identify as a woman, but if you identify as a third gender, उसमें हुँ, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको पिक करना पड़ेगा। तो वो अभी सेंसिटाइज, बिकॉज है ना, आप ये अगर एवोल्यूशन देखोगे, आपको हमारी सोसाइटी का एवोल्यूशन दिखेगा इसमें। कहाँ आपको वारिस से लेके हम बच्चे के वेल बींग पे आ गए, क्योंकि पहले तो सिर्फ प्रॉपर्टी की बात थी, आपको वारिस नहीं, आपको वारिस चाहिए, आपने वारिस ले लिया, और आप हिंदू हो तो आपको वारिस मिल सकता है। इस्लाम के अंदर भी एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि उसमें, जबकि हमारे पास ये अडॉप्शन वाला नहीं होता, उसमें एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेटर्निटी होता है, यानी कि अगर आप चाहो तो आप किसी को एक्नॉलेज कर सकते हो कि ये आपका बेटा है। हुँ, मतलब ये फिर उसमें वो अडॉप्शन नहीं मानते, वो कहते हैं कि वो आपका बायोलॉजिकल बेटा है। तो यूजुअली ये इलेजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए होता था कि अगर आप इलेजिटिमेट बच्चे को, या फिर अपनी वाइफ के आपके, या फिर आपने शादी की और उसमें ऑलरेडी कोई बच्चा है, तो उसको एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेटर्निटी बोलते थे। तो अगेन वारिस बनाने का, तो वहां से लेके अभी हम एक जेंडर, हम रिलीजियस न्यूट्रल पे आ गए हैं। हुँ। तो होपफुली जेंडर न्यूट्रल भी थोड़े दिनों में हम पहुंच ही जाएंगे। अच्छा, एक सवाल हमने उस पे चर्चा नहीं की है, अचानक मेरे दिमाग में मैंने सोचा पूछ ही लेना ज़रूरी है। जैसे हमने बात किया कि ऐज को लेकर एक वो है प्रक्रिया है कि आप गोद लेने के लिए इतना ऐज आपकी होनी चाहिए या आप इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हो। आप सक्षम होने चाहिए कि आप किसी को पाल सकते हो, ऐसा तमाम क्राइटेरिया बने हुए हैं। लेकिन मैम अगर जो व्यक्ति गोद लेना चाहता है और किसी बीमारी से ग्रसित है, अ, जिसमें उसकी मौत भी हो सकती है। तो क्या वो इंसान गोद ले सकता है? क्योंकि कई बार होता है ना कि यार 4-5 साल या 10 साल में मेरा क्या होगा? मैं इस बीमारी से ग्रसित हो गया हूँ तो और मेरा कोई आगे का भी नहीं है। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि हमें गोद ले लेना चाहिए। तो क्या उन लोग के लिए प्रक्रिया उन लोग के लिए भी है? तो अगर आप एक अकेले हो, आप सिंगल हो, और हुँ। आप फिर, मतलब ये परमिटेड, कपल में भी अगेन कोई एक डिपेंड को देखिए। ऐसा बीमारी है और जो दूसरा है उसको नहीं है तो? हम्म, तो जब जिसको बीमारी नहीं है, प्रेफरेंस उसको दी जाएगी लीगली। हुँ, लीगली स्पीकिंग, आप क्योंकि पैरामाउंट बच्चे का वेलफेयर है। तो अगर बच्चे को आप ऐसी सिचुएशन में प्लेस कर रहे हो, बट अब सपोज आप ये आपने उदाहरण जो दिया, अब इसके जो आप बच्चे को अडॉप्ट करने वाले हो, आपके पास से हुँ, सपोज 8-10 साल हैं, आप एक अरबपति हो, आपके पास बहुत सारी संपत्ति है, और आप एक सिबलिंग जोड़ा जो कि 15-16 साल के हैं और उनको अभी तक किसी ने हुँ, अडॉप्ट नहीं किया है, तो उनको शायद हाँ, क्योंकि उनको वैसे कोई अडॉप्ट कर, क्योंकि लोगों को जब जाते हैं अडॉप्शन के लिए, तो वो सबको छोटा बच्चा चाहिए, सबको 6 महीने का, 2 महीने का, 1.5 महीने का बच्चा चाहिए कि हमें शुरू से बच्चे को पालना है। तो जितना बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है सिस्टम में, उतना ही उनके चांसेस ऑफ अडॉप्शन कम होते जाते हैं। तो ये सब्जेक्टिव चीज हो जाती है, बट हाँ, अगर ऐसे सिचुएशन में अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप एक ऐसे बच्चे को, जिसको वैसे अदरवाइज प्लेस नहीं किया जा रहा है, तो भले ही आपके पास हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, पर आप कल उस बच्चे को अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हो, आप उसके लिए एक ट्रस्ट छोड़ सकते हो, आपके पास घर में लॉयर्स हैं, वकील, आपके डॉक्टर्स हैं, आपके पास सब कुछ है कि वो बच्चे का वेलबींग हमेशा रह जाएगी, और आप वो बच्चे के 25 साल तक आप रह लोगे, और उसके बाद शायद नहीं रहो। वो परमिटेड होगा, पर अगर आप ऐसा एक छोटा बच्चा ले रहे हो और आपसे उठा नहीं जा रहा है, और आपके पास 2 या 4 साल हैं या 10 साल हैं, जबकि 15 साल के बच्चे को आप सड़क पे अनाथ छोड़ जाओ दोबारा, तो उस सिचुएशन में वो अलाउड नहीं होगा। तो ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है, बट हाँ, इसमें देखा जाए कि कैसे बच्चे के लिए बेस्ट क्या रहेगा। बिल्कुल, इसमें डॉक्टर की भूमिका अहम हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है मैम। अब जो मुद्दा आपने उठाया था एक बार कि मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों और यहूदियों के व्यक्तिगत कानूनों के तहत गोद लेने की अनुमति भारत में नहीं है, ऐसा क्यों? तो ये बिकॉज़ अपन जब पहले वक़्त का बात कर रहे थे, हमने कहा ये हिंदू में वक़्त क्यों नहीं बनते? तब हमने कहा कि क्योंकि जैसे
अडॉप्शन जो गोद लेना है वो एक हिंदू कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि वही आपका वारिस से आता था कि आपको अपना एक वारिस होना चाहिए, इसके लिए अगर आपको ऑलरेडी एक वारिस है तो आप दूसरा अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो ये पर्सनल लॉज जब बनी, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जब आया, तब 1950 में बड़े सारे, मैंने से बोला बड़े सारे बाकी हिंदू, हमारे तो 3-4 बड़े बाकी हिंदू एक्ट्स हैं, मैरिज से लेके सक्सेशन से लेके माइनॉरिटी, हमारा भी एक हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट है वैसे, वो एक गार्जियन वार्ड अलग एक्ट है और एक हिंदू लाइक माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट अलग है। तो उसके बीच में उन्होंने एक हिंदू अडॉप्शन एक्ट भी निकाला है, दे लाइक कि अगर, बिकॉज अगेन मेजोरिटी पॉपुलेशन हिंदू है इस वक्त, अगर आपको वारिस चाहिए एक लड़का, तो क्योंकि शुरू में जब हुआ था तुम तो लड़कों को अडॉप्ट कर सकते थे, अगर तुम्हारे पास लड़के नहीं है तो तुम्हें लड़का गोद लेना है कि तुम्हें वारिस चाहिए, तब उसके लिए ये कानून बनाया गया। धीरे धीरे करके अब जाके हम ये उसमें न्यूट्रल में आए हैं, रिलीजन न्यूट्रल में, बट क्योंकि पर्सनल लॉ में परमिशन नहीं थी तो पर्सनल लॉ में परमिशन नहीं थी। अब जैसे अगर आप पर्सनल लॉ देखें तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है, जैसे एक कॉन्सेप्ट है शरिया लॉ में ऑफ खुला डिवोर्स, कि अगर क्योंकि जो शादी है, जो हिंदू लॉ में उसको अलग तरह से ट्रीट करते हैं, मुस्लिम लॉ में उसको एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है कि आपको एक जब शादी करनी है तो आपको लड़की को, ब्राइड को एक मेहर देनी पड़ती है, जो मेहर होता है ब्राइड प्राइस। तो अगर एक कॉन्सेप्ट था जो कि इसका यूज तो होता नहीं था, हमने ट्रिपल तलाक पे हम लोग आ गए, बट एक खुला डिवोर्स था कि अगर औरत चाहे डिवोर्स करना अपने पति को तो वो मेहर लौटा दे और उससे डिवोर्स हो गया, खुला डिवोर्स, उसके बाद उसको खुला तलाक कहते हैं और उसके बाद उसको कोई रिलेशन नहीं रहा उस आदमी के साथ। तो ये वेरस हिंदू लॉ के अंदर औरतों को मतलब डिवोर्स तो छोड़ो, तुम्हारी प्रॉपर्टी की भी तुम्हारे कोई आपको ओनरशिप नहीं थी। तो हमें अब जाके 2005 में जाके औरतों को को पार्टनर बनाया है हिंदू प्रॉपर्टी में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। उससे पहले धीरे धीरे करके, सबसे पहले तो कुछ भी नहीं था, कि फिर कहा कि अच्छा जब कोई विधवा हो जाती है तो विधवा को घर से मत निकालो, फिर कि अच्छा विधवा है तो जिंदगी भर अपनी प्रॉपर्टी रख सकती है, फिर कहा कि अच्छा ठीक है जब शादी होती है और विधवा हुई तो हस्बैंड की थोड़ी प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी, फिर कहा कि चलो ठीक है शादी हुई है और तलाक हुआ है तो थोड़ा मिल सकता है, और अब क्या, चलो ठीक है तुम बेटी हो तो तुमको मिल सकता है। तो ये हमारा एवोल्यूशन ऐसे ऐसे करके हम स्टेजेस में यहाँ तक पहुंचे हैं, हम एक काफी हमें टाइम लगा। तो उस अडॉप्शन में जैसे मैं, इनफैक्ट जो जिसने मेरे को फैमिली लॉ पढ़ाया है, शी इज अ क्रिश्चियन सॉरी, शी इज अ क्रिश्चियन एंड शी अडॉप्टेड 2 बच्चा, बट बिकॉज शी इज क्रिश्चियन तो शी वाज अ गार्जियन। तो वो फैमिली लॉ में पढ़ा रही है एंड उसे खुद के बच्चे उसकी गार्जियन कहती है, मैं उनको आई कैन नेवर कॉल देम सेल्फ माय चाइल्ड, मैं हमेशा उनकी गार्जियन रहूंगी। तो ये हमारी लॉ को, सोसाइटी को कैचअप करने में टाइम लगता है। तो अभी वो क्योंकि पर्सनल लॉ में नहीं था तो नहीं था, अब आके आया है तो आया है धीरे धीरे करके। ठीक है मैम। तो आप हमारे साथ जुड़ी, इतनी लंबी हमने बातचीत की है और ये ऐसा मुद्दा है जो लगातार चर्चाओं में रहता है और कई लोगों की ज़रूरत भी रहती है। तो ख़ैर, आज के लिए मैम आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।